साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बात जब यूपी टेट एग्जाम की होती है तो शिक्षण विधियां आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक ना एक शिक्षण विधि जरूर पूछी जाएगी। कई बार एक से अधिक सवाल भी शिक्षण विधियों के देखने को मिल जाते हैं और ऐसे में विद्यार्थियों के सामने बहुत बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि शिक्षण विधियों को लेकर के कोई ऐसी किताब या कोई ऐसा कंटेंट होता नहीं जिसमें टीचर संपूर्ण शिक्षण विधि एक जगह बच्चों को दे दे और एक जगह लिखवा दे और बच्चे एक जगह पढ़ लें। यह वीडियो उसी समस्या का समाधान करती है। यूपी टेट सीडीपी को ध्यान में रखें। सीडीपी पेपर के अंतर्गत हो या लैंग्वेज के अंदर भी विधि पूछी जाती है और गणित के अंदर भी विधि पूछी जाती है, विज्ञान के अंदर भी विधि पूछी जाती है। सारे विषयों में विधियां पूछी जाती हैं। तो हम इस सेशन के अंदर सभी शिक्षण विधियों पर एक ही क्लास में चर्चा करेंगे। 70 से अधिक शिक्षण विधियां हैं। सारी शिक्षण विधियों को इसी एकमात्र सेशन में आपको कंप्लीटली दे रहा हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को खूब सारा स्नेह अपना दीजिएगा, प्यार दुलार दीजिएगा, अपने हित मित्रों तक साझा करिएगा। प्रारंभ करते हैं सेशन का। पहली विधि की तरफ चलते हैं। आइए, एकदम चकचक सा आपका एकदम कंटेंट होने वाला है। शिक्षण विधियों में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली विधि होती है जिसको इंडक्टिव मेथड कहा जाता है, आगमन विधि। जनक कौन हो जाता है? अरस्तु। सवाल पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। विधियों का जनक पूछा जाता है यूपी टेट में, बिल्कुल फैक्ट सवाल आता है। आगमन विधि के जनक कौन हो जाते हैं? अरस्तु। और साथ ही साथ फ्रांसिस बेकन का भी नाम आता है। शिक्षण सूत्र कौन सा इस विधि में प्रयोग किया जाता है, यह सवाल पूछा जाता है तो उदाहरण से नियम की ओर या उसी को विशिष्ट से सामान्य की ओर कहते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग इस विधि के अंदर किया जाता है। विकल्प पर निर्भर करेगा कि कौन सा विकल्प आपको उत्तर देना है, वो विकल्प की कॉम्बिनेशन पर बताएगा। इसमें बात करें अगर हम, बच्चों को पहले बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, फिर बच्चे खुद लॉजिक लगाकर नियम निकालते हैं। यूपी टेट का फैक्ट समझिएगा, व्याकरण पढ़ाने के लिए यह सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। कौन सी? आगमन विधि। व्याकरण पढ़ाने में, विज्ञान पढ़ाने में इस विधि का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। दूसरी विधि होती है निगमन विधि, जिसको डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। अरस्तु और प्लेटो इसके जनक के रूप में नाम आता है। किसका? अरस्तु और प्लेटो का। इसमें नियम से उदाहरण की तरफ चला जाता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चला जाता है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की तरफ चला जाता है। यह आगमन की बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या है, पहले नियम या सूत्र रटा दिए जाते हैं, फिर उदाहरण कराए जाते हैं। यह रटने पर बल देती है। जैसे मान लीजिए कि a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला बच्चे को बता दिया जाए, फिर उसी पर आधारित सवाल करवाया जाए, तो ये निगमन विधि हो जाती है। दूसरी विधि की बात करें अगली विधि हो जाती है कौन सी? प्रोजेक्ट या परियोजना विधि। जनक कौन हो जाते हैं? विलियम हर्ड किलपैट्रिक इसके जनक हो जाते हैं। जो मूल विचारधारा है वो कहाँ से ली गई है? जॉन डीवी के प्रयोजनवाद से इसकी विचारधारा को लिया गया है। इसकी विशेषता और फैक्ट की बात करें तो बच्चे किसी समस्या का चुनाव करते हैं और सामाजिक वातावरण में रह करके सीखते हैं। यह विधि लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये परिभाषा किलपैट्रिक की परिभाषा होती है। अगली विधि ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि या जिसे खोज विधि कहा जाता है। इसके जनक कौन है? H.E. आर्मस्ट्रांग हो जाते हैं। यह ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है कि मैं खोजता हूं। शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है, छात्र एक नन्हे वैज्ञानिक की तरह खुद ज्ञान की खोज करता है। विज्ञान और गणित के लिए शानदार होती है ये। किंडरगार्टन विधि, जनक कौन हो जाएंगे? फ्रॉवेल हो जाएंगे। इसमें फैक्ट आप समझिए कि इस विधि को बच्चों का बगीचा कहा जाता है। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, यानी कि स्कूल बगीचा है, शिक्षक माली है और बच्चे पौधे हैं। बच्चों को गीतों, उपहारों और खेल के माध्यम से स्वतंत्र रूप से सिखाया जाता है इस विधि के अंदर। अगली विधि पर आ जाइए, मॉन्टेसरी विधि होती है। ये मैडम मारिया मॉन्टेसरी इटली की हैं। इस विधि का उन्होंने प्रतिपादन किया है। ये अपने देश की पहली जो डॉक्टर रही हैं, चिकित्सक रही हैं, और इन्होंने मंदबुद्धि बच्चों या ऐसे विशिष्ट बच्चों के प्रयोग किए थे उनके विकास के लिए। 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए यह विधि प्रयोग में लाई जाती है। इसमें ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। इसके अनुसार भाषा कौशल का क्रम LSWR होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। वैसे तो भाषा क्रम का विकास यह कैसा होता है, तो उसका विकास होता है सुबोपली। भाषा का विकास कैसे होता है? सुबोपली। LSRW होता है। वैसे भाषा के विकास का क्रम LSRW होता है, लेकिन मैडम मारिया मॉन्टेसरी की विधि में LSWR होता है। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना,
यानी कि लिखने को पहले माना गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह एक क्रम उल्टा हो जाता है, आप फंस जाएंगे अगर परीक्षा में सवाल पूछेगा तो। फेल विधि, जनक हो जाएंगे हेनरी काल्डवेल्ड कुक। हेनरी काल्डवेल्ड कुक ने एक पुस्तक लिखा था प्लेबे। इसकी विशेषता की बात करें तो शिक्षा में निरस्ता दूर करने के लिए बिना किसी बोझ के खेल खेल में पढ़ाना। प्राथमिक स्तर पर फ्रोबेल ने इसे लोकप्रिय बनाया था। पहले इसका प्रयोग लोकप्रिय रूप से करने का, पहला प्रयोग करने का फ्रोबेल का है ये काम, लेकिन स्वतंत्र रूप से विधि देने का हेनरी काल्डवेल कुक का। डाल्टन विधि, मिस हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा इस विधि का जन्म दिया गया है। इसमें कक्षा का कोई निश्चित टाइम टेबल यानी समय सारणी नहीं होता है। बच्चों को पूरे साल असाइनमेंट दे दिया जाता है और वो अपने गति से लेबोरेटरी में सीखते हैं। इसको ठेका विधि भी कहा जाता है। आगे समझिएगा, माइक्रो टीचिंग के बारे में समझ लीजिए। शिक्षण विधि के अंतर्गत ये भी आता है। उससे पहले प्रश्नोत्तर विधि या सुकराती विधि को जान लीजिए। सुकरात इसके जनक हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, मौखिक प्रश्न पूछा जाता है। सुकरात मानते हैं कि ज्ञान बच्चे के अंदर ही है, शिक्षक सिर्फ प्रश्नों से उस ज्ञान को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग विधि क्या होती है, ये अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित विधि होती है। भावी शिक्षकों की ट्रेनिंग की विधि होती है ये। इसमें माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण कौशल होता है, मतलब एक टाइम पर एक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय प्रतिमान में इसका समय 36 मिनट का होता है, जिसमें चक्र की बात करें तो पाठ्य योजना बनाना, शिक्षण करना, फीडबैक हो गया, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः फीडबैक, है ना, ये चरण चलता है। शिक्षण में 6 मिनट का टाइम लगता है, फीडबैक में 6 मिनट का, पुनः योजना में 12 मिनट का टाइम और पुनः शिक्षण में 6 मिनट का टाइम और फिर से फीडबैक में 6 मिनट का टाइम। ये वाला हटा दीजिए, चक्र इतने में पूरा हो जाएगा। और ये तब तक चलेगा जब तक उस प्रकार के कौशल में निपुणता ना पा जाए अध्यापक। ये प्रशिक्षण तब तक चलता रहता है। अगली विधि की बात करें तो बेसिक शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना। महात्मा गांधी ने 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में इसकी नींव रखी थी। इसमें शिक्षा का माध्यम 100% मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा को किसी हस्तशिल्प यानी कि क्राफ्ट से जोड़कर रोजगार परक बनाने का उद्देश्य रखा था गांधी जी ने। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था। कितना, 7 से 14। वैसे आप पढ़ते हैं कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, लेकिन इसमें 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। कुछ आधुनिक विधियों की बात कर दें, एडवांस और तकनीकी विधियों की बात कर दें तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि, जिसको विचार मंथन कहा जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड कहा जाता है, ये टीईटी में कई बार सवाल आया हुआ है, मोस्ट पॉपुलर सवाल है ये। इस विधि का जन्मदाता कौन है, एलेक्स एफ आसबर्न। आसबर्न को इस विधि का जन्मदाता माना जाता है। यह सृजनात्मकता के विकास के लिए जाने जाने वाली विधि है। इसमें बच्चों को समस्या दी जाती है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा नए रचनात्मक विचार अपने देने होते हैं, है ना, एकदम पागलपंथी वाला विचार देना होता है। वहां से बच्चों के अंदर ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग विकसित होती है। सृजनात्मकता को बढ़ाने की ये सबसे बेस्ट विधि होती है। ब्रेल पद्धति की बात करें तो लुई ब्रेल इसके जनक होते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें 6 उभरे हुए बिंदुओं का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें छू करके बच्चा पढ़ता है। पढ़ने लिखने की परंपरा ऐसे उभरे हुए बिंदुओं के आधार पर दी जाती है। आगे समझिए, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इस पेज के सारे चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या पता आने वाले समय में आपको सवाल देखने को मिल जाए। स्किनर इस विधि के जन्मदाता हैं 1954 में। कमजोर बच्चों के लिए विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर मशीन या किताब के जरिए एक सीधी रेखा में स्व अधिगम कराया जाता है और हर स्तर पर बच्चे को रेनफोर्समेंट दिया जाता है। जैसे मोबाइल का गेम आप खेलते हैं तो गेम में जैसे एक एक चरण आप आगे बढ़ते जाते हैं, हर चरण को क्रॉस करने के बाद आपको रिवार्ड दिया जाता है, मोटिवेशन के रूप में रेनफोर्समेंट दिया जाता है, ताकि आप अगले चरण पर बढ़ने के लिए तत्पर हो जाएं। यह अभिक्रमित अनुदेशन है। इस अभिक्रमित अनुदेशन में साखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है वो नॉर्मन ये क्राउडर के द्वारा दिया गया 1954 में ही। इसमें प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है ये। इसमें गलती करने पर बच्चे को आगे बढ़ने के बजाय उपचारात्मक शाखाओं में भेज दिया जाता है। जैसे बच्चा अगर एक तरफ समस्या का समाधान करने गया, गलती हो गई अगर उससे, तो उसे दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा। ऐसे शाखाओं में आगे बढ़ता है बच्चा। तो साखी अभिक्रमित अनुदेशन किन बच्चों के लिए है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। वहीं पर अवरोह या मैथेटिक्स अनुदेशन की बात करें, जिसको रेखीय बोला जाता है।
इसको क्या बोला जाता है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा इस विधि का प्रतिपादन किया गया है। इसमें उल्टा चला जाता है, कठिन से सरल की ओर पहले समस्या हल कराई जाती है, फिर छोटे स्टेप पर आ जाते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला कौन सा आता है? बिनेटिका विधि आ जाती है। कार्लटन बासबर्न के द्वारा इस विधि का प्रतिपादन किया गया है। इस विधि में परीक्षा नहीं होती है, कोई बच्चा फेल नहीं होता है, बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। अगली विधि की बात करें, डेक्रोली विधि जो है ओविड डेक्रोली के द्वारा दिया गया है, जो बेल्जियम के निवासी थे। इसमें मानसिक रूप से पिछड़े और दिव्यांग बच्चों के लिए यह विधि बनी है। जीवन के द्वारा जीवन के लिए शिक्षा का टैगलाइन है इसका। इसका क्या है? जीवन के द्वारा जीवन के लिए शिक्षा कौन सी विधि का है? तो डेक्रोली विधि का है। समाज मिति विधि आमतौर पर व्यक्तित्व के मापन के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन परीक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार आप देखेंगे तो यूपी टेट में ये सवाल बन चुका है। जीएल मारिनो के द्वारा इस विधि को दिया गया है। कक्षा के अंदर बच्चों के सामाजिक संबंधों को मापने की विधि है, जैसे क्लास का स्टार कौन है और अलग थलग रहने वाला बच्चा कौन है ना। आगे समझिए, प्रश्नावली विधि जो है वुडवर्थ के द्वारा दी गई विधि है। यह भी व्यक्तित्व का मापन करने में प्रयोग लाई जाती है। इसमें प्रश्नों की लिखित सूची या फॉर्म दे दिया जाता है, जिसे बच्चे खुद भर कर वापस करते हैं। 4 प्रकार के प्रश्न इसमें दिए जाते हैं। बंद अंत वाले प्रश्न, जिसमें हाँ या ना में उत्तर देना होता है। मुक्त अंत वाले प्रश्न, जहां बच्चों को उत्तर लिखने की आजादी दी जाती है। और एक होता है चित्रात्मक प्रश्न और एक होता है मिश्रित प्रश्न। आगे समझिएगा, अगला है कक्षा कक्ष प्रबंधन और प्रायोगिक विधियों में भाग 3 में आ गए। इकाई विधि की बात करें, इकाई विधि एच.सी. मॉरिसन के द्वारा दिया गया है। वही जो हर्बर्ट एच.सी. मॉरिसन जो है मॉरिसन योजना वाले, मॉरिसन योजना जो मॉरिसन की पंचपदी योजना है। पूरे सिलेबस को एक साथ पढ़ाने के बजाय उसे समान और संबंधित इकाइयों में बांटकर पढ़ाना, ये मॉरिसन की योजना है। दल या टोली शिक्षण, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। दल या टोली शिक्षण जो होता है और जे फ्रीमैन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? फ्रीमैन के द्वारा दिया गया है। जब 2 या 2 से अधिक विशेषज्ञ अध्यापक मिलकर एक ही कक्षा को एक साथ पढ़ाते हैं तो इसे दल शिक्षण कहा जाता है, टोली शिक्षण कहा जाता है। समस्या समाधान विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इसको माना जाता है। ये जॉन डीवी के द्वारा दिया गया आधुनिक शिक्षा में। ध्यान से समझिएगा, बच्चों के सामने एक वास्तविक समस्या रखी जाती है, बच्चे खुद तर्कों और वैज्ञानिक चिंतन से उसका हल निकालते हैं। ये प्रयोजनवाद पर आधारित है। समस्या समाधान के चरण आपसे पूछे जाते हैं, सवाल याद कर लीजिएगा, चरण को पढ़ लीजिएगा अलग से ढूंढ करके। समस्या समाधान विधि के चरण स्टेप पूछे जाते हैं, इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। पर्यवेक्षित अध्ययन की बात करें, अगर हम सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड की बात करें तो डेजी मार्वेल और क्लार्क के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। इसमें छात्र अपना काम स्वयं करता है, सेल्फ स्टडी के माध्यम से। शिक्षक एक पर्यवेक्षक की तरह क्लास में घूम घूम कर मॉनिटर करने का काम करता है। अगली विधि पर आ जाइएगा, प्रदर्शन विधि की बात करेंगे। यहाँ पर देखो सुनो और समझो पर आधारित होता है। ये पढ़ाने की सबसे अजीब विधि है, क्योंकि शैक्षिक प्रयोग करके दिखाता है यहाँ पर शिक्षक। ठीक है, इस विधि का प्रतिपादक का नाम पता नहीं है। भूमिका निर्वाह या नाटक विधि, जिसको रोल प्ले कहा जाता है, जीएल मॉरिनो के द्वारा इस विधि को दिया गया है। बच्चों को अलग अलग चरित्र देकर संवाद बुलवाया जाता है। इससे मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सबसे तगड़ी विधि मानी जाती है। भाषा में मौखिक अभिव्यक्ति विकास के लिए, अभिव्यक्ति क्षमता के विकास के लिए महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। इसको आप बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कर लीजिए क्योंकि ये भाषा में भी काम करेगा और ये सीडीपी के अंदर भी भाषा और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास आपका एक चैप्टर है, वहां पर इसके पूछे जाने की 100% संभावना है। आगे बढ़िएगा, स्रोत या ऐतिहासिक विधि, ये जॉनसन इसके प्रतिपादक हैं। इतिहास पढ़ाने की बेहतरीन विधि होती है, बच्चों को सीधे मूल स्रोतों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अगली विधि की तरफ चलिएगा, अगली विधि भ्रमण या पर्यटन विधि है। पेस्टोलॉजी के द्वारा इस विधि को दिया गया है। कक्षा की चहारदीवारी से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया में बच्चों को ले जाना। पर्यावरण अध्ययन में ये सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण अध्ययन में महत्वपूर्ण विधि होती है भ्रमण विधि या पर्यटन। संवाद विधि की बात करें तो प्लेटो इसके जनक हैं। यहाँ पर 2 या अधिक लोग आपस में क्या करते हैं? संवाद करके किसी दार्शनिक विषय को हल करने का काम करते हैं। व्याख्यान विधि की बात करें तो आदर्शवाद यानी प्लेटो की देन है व्याख्यान विधि।
यह सबसे प्राचीन विधि होती है, पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित होती है, स्मृति स्तर की होती है, छात्र मूक श्रोता बने रहते हैं। प्राथमिक स्तर के लिए इसे अमनोवैज्ञानिक माना जाता है। कहानी कथन विधि की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों का ध्यान खींचने की सबसे शक्तिशाली विधि है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में कल्पना शक्ति और नैतिकता का विकास करना। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल होता है, अगला कौन सा होता है, व्याकरण अनुवाद विधि, जो भाषा में प्रयोग में लाया जाता है। इसके जनक कार्ल प्लात जो है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, भारत में इसका इन्होंने जन्म दिया है। विदेशी भाषा सिखाने की सबसे पुरानी विधि है। इसमें मातृभाषा का भरपूर प्रयोग होता है और बोलने से ज्यादा पढ़ने और लिखने पर इसमें जोर दिया जाता है। सवाल ये पूछा जाता है कि कौन सी विधि में मातृभाषा का प्रयोग भरपूर होता है, व्याकरण अनुवाद विधि होता है। प्रत्यक्ष विधि की बात कर दें तो यहाँ पर मैक्सिमिलियन बर्लिच 1901 में इस विधि का इन्होंने निर्माण किया था और इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित होता है। सीटेट का बहुत ही पॉपुलर सवाल है ये, कौन सी विधि में मातृभाषा का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित होता है। जो भाषा सिखानी है उसी भाषा में बात करनी होती है, वो प्रत्यक्ष विधि होती है। आगे समझिएगा, द्विभाषी मेथड बाइलिंगुअल मेथड होता है। सीजे डॉटसन के द्वारा इस विधि का निर्माण किया गया है। इसमें मातृभाषा का प्रयोग होता है लेकिन केवल शिक्षक द्वारा, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने के लिए छात्रों के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। अनुकरण विधि की बात करें तो अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत पर आधारित यह अनुकरण विधि होती है। इसमें बच्चा शिक्षक की नकल करके सीखता है। लिखित अनुकरण बोर्ड से उतारता है, उच्चारण अनुकरण पीछे पीछे बोलना, रचना अनुकरण निबंध देखकर दूसरा निबंध लिखना। आगे समझिए, ध्वन्यात्मक विधि होती है। माइकल सिमर के द्वारा ये विधि का प्रतिपादन किया गया है। इसमें शब्दों को उनकी ध्वनि के आधार पर सीखना, बी फॉर बैट है ना, बी फॉर बॉय ये वाला बात, सी फॉर कैट। अक्षर बोध या वर्णमाला विधि की अगर हम बात करें तो सबसे पुरानी भाषा विधि होती है। इसमें पहले अक्षर, फिर शब्द और फिर वाक्य सिखाया जाता है, अंश से पूर्ण की तरफ चला जाता है। आगे समझिएगा, देखो और कहो विधि। इसमें बच्चे को चित्र दिखा करके उसके नीचे लिखवाया जाता है चीजें। ये तो बहुत प्राचीन है, आप सभी को पता है। श्रव्य भाषिक या सैनिक विधि, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका सेना द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। इसमें क्या होता है, भाषा के नियमों को बजाय रटने और दोहराने पर भयंकर जोर दिया जाता है। आइए यहाँ पर बात करें समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, टीपीआर, टोटल फिजिकल रिस्पांस। ये जेम्स आशेर के द्वारा इस विधि का निर्माण किया गया। शिक्षक आदेश देता है स्टैंड अप और बच्चे बिना बोले शरीर में वह काम करके दिखाते हैं और पढ़ते समय शारीरिक प्रतिक्रियाएं करते हैं, जैसे चिड़िया उड़, तोता उड़, हाथी उड़। तो अगर इस पर आप टीपीआर कर दिए तो फिर मामला, तो टीपीआर के माध्यम से सिखाया जाता है। मौन विधि की बात करें, द साइलेंट वे की बात करें तो जनक हो जाएगा कोलेब गट्टेगो। कोलेब गट्टेगो शिक्षक कक्षा में बिल्कुल चुप रहता है, कलर चार्ट से इशारे करता और छात्र मुंह से क्या करते हैं, भाषा बोलते हैं। यह भी भाषा की शिक्षण विधि है। आगे समझिएगा, सुजेस्टोपीडिया या सुझाव विधि जिसको कहा जाता है, जॉर्जी लोजानोवा ये इसके जनक हैं। क्लास में धीमी शास्त्रीय संगीत बजाकर बिना किसी तनाव के भाषा सिखाया जाता है ताकि मानसिक रुकावट दूर हो सके। रूस में इस विधि का प्रयोग ज्यादा किया गया था। आगे समझिएगा, अगला होता है सामुदायिक भाषा अधिगम। बच्चे घेरे में बैठते हैं, शिक्षक काउंसलर की तरह पीछे खड़े होकर कान में अनुवाद बताता है। अगली विधि की बात करें, कार्य आधारित भाषा शिक्षण, यन प्रभु के द्वारा बनाया गया है। व्याकरण रटाने के बजाय टास्क जैसे रेलवे टिकट बुक करना दे दिया जाता है। संरचनात्मक उपागम, ये क्या होता है, अर्थ से ज्यादा वाक्य की संरचना पर जोर दिया जाता है इसमें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आगे समझिएगा, गैरी योजना, विलियम बिर्ट के द्वारा इस योजना का निर्माण किया गया है। स्कूल को दो समूहों में बांटना, एक समूह क्लास में पढ़ेगा, दूसरा उसी समय मैदान में वर्कशॉप या शारीरिक काम करेगा। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन विधि किसने दिया है, लॉरेंस स्टोलोरो ने। इसमें क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन का ये डिजिटल रूप होता है। शिक्षक की जगह कंप्यूटर बच्चे को व्यक्तिगत स्तर पर पढ़ाता है। आज के डेट में ये एआई के थ्रू इसको सार्थक बनाया जा रहा है। अभ्यास व ड्रिल विधि जो है वो थांडाइक के अभ्यास के नियम पर आधारित है। एक है जिंगसा विधि जो इलियट आर्सन के द्वारा दिया गया है। एक बड़े टॉपिक को पजल की तरह टुकड़ों में बांटना और हर बच्चा एक टुकड़े का एक्सपर्ट बनकर ग्रुप में दूसरों को पढ़ाता है। आगे समझिए, केलर योजना या व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा भाई। ये फ्रेड क्लेरर के द्वारा दिया गया है।
जब तक बच्चा पहली इकाई में 100% मास्टरी नहीं कर लेता है, उसे अगली इकाई पर जाने नहीं दिया जाता है। पैनल चर्चा विधि की बात कर लें तो हैरी ओबर स्ट्रीट के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसमें 4 से 8 विशेषज्ञों का समूह छात्रों के सामने ज्वलंत विषय पर आपस में बहस करता है। सिंपोजियम या विचार गोष्ठी विधि जिसको कहा जाता है, अलग अलग विशेषज्ञों की एक ही विषय के अलग अलग पहलुओं पर अपना भाषण दिया जाता है और इसमें अंतिम निष्कर्ष निकाला जाता है। इसके अलावा विधि क्लासरूम, तो ये वाला ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़िएगा। मस्तिष्क मानचित्रण, माइंड मैपिंग, ये बहुत पूछा जाता है। माइंड मैपिंग मेथड बहुत पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, टोनी बुजान के द्वारा इस विधि का निर्माण किया गया है। किसी बड़े विचार को एक पन्ने पर पेड़ की शाखाओं और रंगों के माध्यम से दर्शाना, या माइंड मैपिंग करने का मतलब है जो आप ग्राफ करके किसी चीज को पढ़ते हैं, वर्गीकरण के माध्यम से पढ़ते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हो जाता है कौन सा, ये आर्थर आइजन क्राफ्ट के द्वारा बनाई गई कौन से मॉडल की बात करेंगे, ये बात करेंगे 7E मॉडल की। कौन सी, 7E मॉडल की बात करेंगे। 7E मॉडल ध्यान दीजिएगा। इससे मिलता जुलता एक है, रॉजर बाइबी के द्वारा जो है 5E मॉडल पूछा जाता है। यूपी टेट में आ चुका है ये 5E मॉडल। शिक्षण की 5E विधि जो है रॉजर बाइबी के द्वारा दिया गया, ये सवाल पूछा जा चुका है। और इसी से रिलेटेड एक 7E मॉडल होता है जो आर्थर आइजन क्राफ्ट के द्वारा दिया गया है। इसमें अगर हम 5E की बात कर लें तो 5E कौन सा है, और 2 और जोड़ देंगे तो 7E हो जाएगा। 5E में कौन शामिल होता है, 5E में देखिए इंगेज शामिल होता है, एक्सप्लोर शामिल होता है, एक्सप्लेन शामिल होता है, एलाबोरेट शामिल होता है, इवेल्युएट शामिल होता है। 5E मॉडल में 5E का मतलब पूछ लेता है, तो 5E का मतलब पूछेगा तो इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट और इवेल्युएट कर दीजिएगा। 7E पूछेगा तो एक आगे बढ़ा दीजिएगा और एक पीछे कर दीजिएगा, एक्सटेंड। 2 और बढ़ा देंगे तो 7E मॉडल हो जाएगा। आगे समझिएगा। समस्या आधारित अधिगम जो है हार्वर्ड बैरोज के द्वारा दिया गया है। ये मेडिकल छात्रों के लिए बना था। ओपन एंडेड समस्या देकर रिसर्च कराया जाता है, इसमें लेक्चर नहीं दिया जाता है। ब्लेंडेड लर्निंग की बात करें तो ऑफलाइन क्लासरूम, ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग दोनों का मिश्रण होता है। अंतः विषयक उपागम की बात करें तो इसमें दूसरे विषयों के साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है। जैसे इतिहास के साथ भूगोल कर जोड़ करके अगर पढ़ाया जाए तो ये हो जाता है अंतः विषयक उपागम। एनसीएफ 2005 ने इसका निर्देश दिया था। तो जब एक अध्यापक दूसरे विषय के साथ रिलेट करता है तो अंतः विषयक उपागम का प्रयोग करता है। मास्टरी लर्निंग जो होता है ये बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें ब्लूम का मानना था कि हर बच्चा सीख सकता है, उसमें 100% छात्रों का सीखना अनिवार्य है, चाहे समय कितना भी लग जाए। आगे समझिए। व्यक्ति इतिहास या जीवन गाथा आमतौर पर पर्सनालिटी टेस्ट के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये टाइडमैन और फ्रेडरिक ले प्ले के द्वारा इस विधि का निर्माण किया गया है। समस्यात्मक और अपराधी बच्चों के लिए इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। बच्चे के माता पिता और दोस्तों से मिलकर उसके अतीत की जानकारी निकाली जाती है। यह ऐसा वो क्यों है, आगे देखिए। सिमुलेशन या कृत्रिम विधि जो होता है क्रुकसैंक के द्वारा इस विधि का निर्माण किया गया। असली खतरे से बचाने के लिए नकली लेकिन असली जैसा माहौल बनाकर ट्रेनिंग देना। जैसे आपने देखा होगा ना, मॉक ड्रिल किया जाता है। जैसे अग्निशमन वाले मॉक ड्रिल करते हैं, कहीं पर नकली आग लगा करके उसे बुझाने का अभ्यास करते हैं। आगे समझिएगा। कार्यशाला विधि। कार्यशाला विधि में क्या होता है, सिर्फ भाषण नहीं सुने जाते हैं बल्कि हाथों से काम करवाया जाता है और सब एक दूसरे के अनुभव से सीखते हैं। एक होता है ट्यूटोरियल या अनुवर्ग शिक्षण विधि। बड़ी क्लास के छोटे गुटों में बांट करके ट्यूटर देना उपचारात्मक शिक्षण के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सूत्र विधि की बात करें तो ये भारतीय परंपरा में महर्षि पाणिनि के द्वारा विकसित किया गया है। गागर में सागर भरना जैसे होता है। पारायण विधि जो है वैदिक शिक्षा में प्रयोग किया जाता है, कंठस्थ के माध्यम से पढ़ा जाता था। इसके अलावा बाकी विधियों की बात करें तो बाकी विधियां बिल्कुल सामान्य हैं, कोई विशेष मतलब वाली ये नहीं है। जितनी भी मतलब वाली विधियां थी आप सभी की, सभी विधियों के प्रतिपादक और उस विधियों में शिक्षण के कार्यक्रम कैसे होंगे, वो सारी बातें आपको मैंने इस सेशन में चर्चा में ला दी है। उम्मीद करूंगा कि आपको शिक्षण विधियों की अब दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी बात इस क्लास में छूटी ही नहीं है जो विधि मैंने बताया ना हो। मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ एक बेहतरीन सी वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।